आज हम बात करेंगे लोकतंत्र की दो शासन व्यवस्थाओं की या शासन प्रणालियों की, जिसमें एक है प्रत्यक्ष अथवा शुद्ध लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक दूसरा नाम शुद्ध लोकतंत्र है और दूसरा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधि लोकतंत्र। पहले हम बात करेंगे भी इसमें प्रश्न किस प्रकार से आएगा। इसमें प्रश्न दो प्रकार से आ सकता है। आपसे पूछ सकता है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र शासन प्रणाली किस देश में है, इसकी मुख्य विशेषता क्या है, या प्रत्यक्ष लोकतंत्र अथवा अर्थात शुद्ध लोकतंत्र का वर्णन करो। अति लघुतरात्मक पूछ सकता है। और बड़े प्रश्नों में लघुतरात्मक में पूछ सकता है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र अथवा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या अंतर है। तो इस प्रकार से प्रश्न को पूछ सकता है। तो आज हम बात करेंगे प्रत्यक्ष लोकतंत्र तथा शुद्ध लोकतंत्र की। देखो, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और शुद्ध लोकतंत्र का अर्थ क्या है। यानी लोकतंत्र का वह प्रारूप या तरीका जिसमें जनता स्वयं बिना किसी प्रतिनिधियों के अथवा कार्यवाहकों के प्रभु सत्ता का इस्तेमाल खुद करती है, उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। इसमें जनता स्वयं नीति संबंधी कानून बनाती है, फैसले लेती है, न्यायिक व्यवस्था बनाती है, प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति करती है। और यह जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है या शुद्ध लोकतंत्र प्रणाली है, यह कम जनसंख्या वाले अथवा छोटे राज्यों के लिए उपयुक्त प्रणाली है। बड़ी जनसंख्या में यह प्रणाली संभव नहीं है। वर्तमान में यह प्रणाली केवल स्विट्जरलैंड के 5 प्रांतों में ही है। प्राचीन काल की बात करें तो यह जो अर्थात प्रत्यक्ष लोकतंत्र शुद्ध लोकतंत्र प्रणाली है वो यूनान के नगर क्षेत्रों में थी। अब हम बात करेंगे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली की। यह प्रणाली बड़े राज्यों के लिए अथवा अधिक जनसंख्या वाले प्रांतों के लिए उपयुक्त है। इस शासन व्यवस्था में जनता प्रत्यक्ष शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं करती, अर्थात स्वयं कोई निर्णय नहीं कर सकती, बल्कि अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से वह अपने अधिकारों का अथवा अपने कार्यों को करवा सकती है, अर्थात प्रभु सत्ता का प्रयोग कर सकती है। भारत केवल देखो प्रत्यक्ष लोकतंत्र अथवा शुद्ध लोकतंत्र प्रणाली वर्तमान में केवल एक देश स्विट्जरलैंड में है। शेष अधिकांश देशों में अप्रत्यक्ष अथवा प्रतिनिधि लोकतंत्र शासन प्रणाली है। अमेरिका में ले लो, भारत में ले लो, यही प्रणाली है। तो आपसे पूछे कि भारत में कौन सी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, तो आप कहोगे अप्रत्यक्ष अथवा प्रतिनिधि लोकतंत्र। इसमें क्या होता है, इसमें जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रभु सत्ता का प्रयोग करती है। प्रत्यक्ष में जनता यह कार्य स्वयं करती है। ये अंतर मुख्य रूप से। जेएस मील विद्वान, ये इसकी कोटेशन आपने याद करनी है, के अनुसार अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें संपूर्ण जनता या जनता की बहुसंख्या शासन प्रणाली की शक्ति का प्रयोग अपने उन प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है जिन्हें वह समय समय पर चुनती है। तो ये कोटेशन है, ये इंपोर्टेंट कोटेशन आपको याद करनी है, जेएस मील की है। डाइसी के अनुसार लोकतंत्र वह शासन प्रणाली व्यवस्था है जिसमें राष्ट्र का अधिकांश भाग शासक है। अर्थात कहने का भाव क्या है कि जनता ही शासक को चुनती है, उसके अपना मत देती है, उसी के हाथ में सब कुछ है। अतः अधिकांश भाग राष्ट्र का अधिकांश भाग शासक होता है डाइसी ने। दूसरा, सीले नमक विद्वान के मतानुसार लोकतंत्र वह शासन प्रणाली जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का शासन कार्य में भाग होता है, यानी शासन को चलाने में प्रत्येक व्यक्ति का भाग होता है, क्योंकि इसमें प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाया जाता है जो जिसको जनता स्वयं चुनती है। एक बात और है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में हर्नशा नाम के विद्वान की कोटेशन मुख्य है, ये आपको थोड़ी सी याद करनी है, वो पूछेगा। वास्तविक अर्थों में लोकतांत्रिक शासन वह है जिसमें संपूर्ण जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से बिना किसी कार्यवाहक के अथवा प्रतिनिधि के प्रभु सत्ता का प्रयोग करती है। यानी इसमें जनता ही सब कुछ करती है, बीच में कोई माध्यम नहीं होता। यही दोनों में अंतर है। धन्यवाद। आज हम बात करते हैं लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताओं की। तो ये आपसे निबंधात्मक प्रश्न पूछा जा सकता है कि लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए और लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
तो लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन हम कर रहे हैं, वो आपको पिछली वीडियो में करवाया गया है। लोकतंत्र की परिभाषा पिछली वीडियो में हो चुकी है। तो आज हम बात करते हैं लोकतंत्र की विशेषताओं की। इसमें पहली विशेषता है जनता का शासन। लोकतंत्र है वो जनता का शासन है। इसमें संपूर्ण जनता का अंश निहित है। जनता का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति से, न कि किसी समुदाय, भाषा, नस्ल, व्यक्ति के विशेष से। लोकतंत्र किसी विशेष नस्ल, वर्ग, भाषा या संस्कृति का शासन नहीं है, बल्कि इसमें हर व्यक्ति का अपना योगदान है। अतः लोकतंत्र जनता का शासन है। दूसरा बिंदु है जनता द्वारा निर्मित शासन। लोकतंत्र जनता द्वारा निर्मित शासन है क्योंकि इसमें संपूर्ण शक्ति जनता के हाथों में निहित है। सरकार का निर्माण जनता द्वारा किया जाता है और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि सरकार बनाते हैं और सार्वजनिक हितों की रक्षा करते हैं। तीसरा बिंदु है लोकतंत्र शासन एक साधन है, साध्य नहीं। इसका भाव क्या है? इसका भाव यह है कि लोकतंत्र हमेशा से एक साधन रहा है, कभी साध्य नहीं रहा माना जाता है, बल्कि शासन को एक साधन माना गया है। लोकतंत्र मुख्य दो लक्ष्यों की प्राप्ति आवश्यक रूप से करता है। इसका पहला लक्ष्य है व्यक्ति की स्वतंत्रता, गौरव की रक्षा करना और सार्वजनिक हितों की रक्षा करना। ये दो मुख्य लक्ष्य है, आवश्यक रूप से होने चाहिए। चौथा बिंदु है जनता के प्रति उत्तरदायी शासन। लोकतंत्र है वो लोक प्रभुत्व सिद्धांत पर आधारित है। ये आप कहते हैं लोकतंत्र में प्रश्न बन सकता है, इसका मुख्य सिद्धांत क्या है? लोक प्रभुत्व। छोटा प्रश्न बन सकता है। इस प्रकार से छोटे छोटे अनेक प्रश्न बीच में आते हैं, उसको अंडरलाइन किया जाता है और आपको उस पर ध्यान भी देना है बीच में प्रश्न क्या बनता है। ये कोई जरूरी है टीचर बताए, बच्चे का दिमाग भी अध्यापक से ज्यादा चलता है, तो वो भी खुद इसमें प्रश्न को ढूंढ सकता है। तो लोकतंत्र लोक प्रभुत्व के साथ जाता है। उनके कार्य के लिए वह अपने जो कार्य है उसके लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। जनमत का सम्मान नहीं होने पर अथवा संवैधानिक अवहेलना होने पर अथवा निरंकुशता आने पर जनता के पास ये अधिकार है कि वह अपने जनमत के द्वारा प्रतिनिधि अथवा सरकार को बदल सकती है। तो पांचवा बिंदु है लोकतंत्र विकासशील शासन। लोकतंत्र को विकासशील शासन इसलिए कहा गया है क्योंकि यह अनेक अवस्थाओं से गुजरा है। अनेक अवस्थाओं से गुजरा है। प्रारंभ में इसमें शायद कुछ कमियां थी जो आगामी कुछ समय अंतराल के दौरान उसमें सुधार आते गए। तो इस प्रकार यह कई अवस्थाओं से गुजरा। पहले लोकतंत्र था वो व्यक्तिवादी सिद्धांत पर था, बाद में उदारवादी लोकतंत्र ने इसका स्थान ले लिया और वर्तमान काल में यह लोक कल्याणकारी अवधारणा को प्रस्तुत करता है। प्रारंभ में लोकतंत्र व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता और समानता और संवैधानिक शासन पर बल देता था, लेकिन वर्तमान में इसके साथ साथ सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में समानता और न्याय के सिद्धांतों को भी यह अपने अंदर समाहित कर चुका है। भाव यह है कि पहले तो इसका मुख्य उद्देश्य था वह स्वतंत्रता, समानता और संविधान की रक्षा करना और संविधान के अनुसार शासन चलाना था, लेकिन वर्तमान में इनके साथ साथ ये तो है, इनके साथ साथ सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र में समानता और न्याय के सिद्धांत को भी समाहित किया गया है। इस प्रकार लोकतंत्र के मूल्यात्मक स्तर में वृद्धि हुई है। यानी पहले इसके जो कार्य थे वो कुछ कम थे, लेकिन वर्तमान में इसके कार्य और बढ़ गए, लोक कल्याणकारी कार्य और बढ़ गए, तो इसको मूल्यात्मक स्तर में इनकी वृद्धि हुई है। अतः लोकतंत्र है वह कई अवस्थाओं से गुजरा हुआ माना जाता है। ये मुख्य लोकतंत्र विशेषता है।